नमस्कार। हमारी इस विशेष पेशकश न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शहला निगार। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में चौथा और अंतिम टेस्ट मैच शुरू। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ले रहे हैं इस मैच का आनंद। मैच से पहले दोनों नेताओं ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। दोनों देशों की दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर दी बधाई। अहमदाबाद टेस्ट मैच में टॉस के लिए खास सिक्के का किया गया इस्तेमाल। सिक्के में दोनों देशों के क्रिकेट से जुड़ी यादों के 75 वर्षों को दिखाया गया। दोनों नेताओं ने स्टेडियम, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के अमृतसर का करेंगी दौरा। अपने दिन भर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री हरमिंदर साहिब, जलियांवाला बाग सहित दुर्गियानी मंदिर और वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल का भी करेंगी दौरा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अधिकारियों का दल आज से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। नेपाल में नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव आज। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का दूसरा कार्यकाल पूरा। नेपाली संविधान में 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका व्यक्ति तीसरी बार नहीं बन सकता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। नए राष्ट्रपति को चुनाव में पड़े कुल मतों का 50% हासिल करना होगा जरूरी। दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का 66 वर्ष की आयु में देहांत। 100 से अधिक फिल्मों में किया था यादगार काम। अनुपम खेर ने दी श्रद्धांजलि। कहा, 45 साल की दोस्ती पर आज लगा पूर्ण विराम। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। इस मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम पहुंचने पर पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, बीसीसीआई सचिव जय शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने आम दर्शकों के साथ बैठकर इस स्टेडियम में पहले दिन का खेल देखा। और मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की एक खास टोपी भी दी। इसके बाद एक खास गाड़ी में, रथ में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का एक चक्कर लगाया। इस दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। तो दोनों नेताओं ने स्टेडियम में आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे।
मुकाबले से पहले स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संगीत पर कलाकार झूमते नजर आए। साथ ही साथ बॉलीवुड सिंगर फाल्गुनी शाह ने अपनी खास प्रस्तुति पेश की। और खेल शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मैदान में मुलाकात की। Once again in a test match that how this series ends. और वहीं इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में बने महिला प्रीमियर लीग के कॉर्नर पर भी पहुंचे। दोनों ने लीग के मास्कट के साथ तस्वीरें भी खिंचाई। तो हमारी सहयोगी मेघना देव अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज़्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। मेघना, बेहद ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से देखा जाए, कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से देखा जाए या फिर खेल भावना को प्रोत्साहन देने के लिहाज से देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज के बीच की जो गर्मजोशी थी, जिस तरीके से साथ में गए, पूरे स्टेडियम में एक तरीके से घूमे, अलग अलग जगहों पर गए, और जो सबसे ख़ास तौर पर जो 75 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप, ये जो क्रिकेट के द्वारा जो बताए कई जगहों पर पोस्टर्स जिस किस्म के लगे हैं, वो हॉल ऑफ फेम, जो वहाँ पे हॉल ऑफ फेम जो देखा दोनों प्रधानमंत्रियों ने, वो खास तौर पर इम्पॉर्टेंट जो मोमेंट्स रहे हैं दोनों देशों ने जब क्रिकेट खेला है साथ में, तो ये एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स है उसको कैप्चर कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीरें भी वहाँ पर नज़र आई, और उसके साथ ही हम अभी भी देख सकते हैं कि जो भीड़ है उसके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये इस बार जो अगर हम देखें तो जो ये विज़िट है वो होली के साथ शुरू हुई पीएम एल्बनीज की, और उसके बाद आज क्रिकेट मैच, तो हर चीज़ जो भारत में बहुत अहम होती है, क्रिकेट भी किसी उत्सव से कम नहीं है, क्रिकेट का मैच भी किसी उत्सव से कम नहीं होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रहा है। और दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच में जिस तरीके का कमराडरी नज़र आया, जिस तरीके से बातचीत भी करते हुए नज़र आए, वो साफ तौर पर झलक रहा था। और यहाँ पर जो क्राउड था काफ़ी, क्योंकि हम देखते हैं टेस्ट मैचेस में कई बार जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि लंबे मैचेस चलते हैं, कई दिनों तक चलते हैं, और इसलिए लेकिन फिर भी आज के दिन जो डे 1 है, जो 4th टेस्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में, काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेटर्स नज़र आ रहे हैं स्टेडियम के अंदर। और हम जानते हैं ये स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब यहाँ पर आए थे, और तब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। और इस स्टेडियम के अंदर अलग ही माहौल होता है। लोग मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम को याद किया करते थे इससे पहले, और अब ये स्टेडियम खुद में एक रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है शैला, कि
ये जो विजिट है वो बायलैटरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। और पहला जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट होना है, इन पर्सन जो पहला समिट होना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ख़ास तौर से जो बायलैटरल सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हैं, उस पर फोकस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इस विज़िट में। जिस पर कल भी हमने देखा कि किस तरीके से पीएम एल्बनीज़ एक डेकिन यूनिवर्सिटी के एक छोटे से सेमिनार में वहाँ पर गए थे और आज भी उन्होंने कुछ मीटिंग्स की हैं। तो ये और एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ आए हैं, बहुत बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भी आए हैं। तो और सबसे बड़ी बात की जो ECTA है, जो ट्रेड एग्रीमेंट है, वो चूँकि जब से फाइनलाइज हुआ है तब से चीज़ें जल्दी से जल्दी एक्सपर्टाइट करने की कोशिश है दोनों ही कंट्रीज़ की, तो वो उस पर भी खास तौर पर फोकस होगा। ट्रेड टूरिज्म मिनिस्टर भी साथ में आए हैं पीएम एल्बनीज़ के। तो इस बार की जो यात्रा है पीएम एल्बनीज़ की, जो पहली यात्रा है उनके बतौर प्रधानमंत्री भारत की, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खेल जो है एक सेतु का काम करता है मेघना, और खेलों के जरिए हमेशा हमने देखा है कि कई देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं, गर्मजोशी आती है। और कल जो ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच जो वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भी जो हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं, जो हमारे दो देशों के बीच व्यापार से लेकर और भी तमाम मुद्दों को और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, और रिन्यूएबल्स का जो क्षेत्र है वो भी कई अगर देख सकते हैं तो अहम होगा। आज ही प्रधानमंत्री एल्बनीज़ भी कई स्टेक होल्डर से मिले हैं और अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब कई इंपॉर्टेंट पहलू हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है, उसको और गति मिल सकती है। ट्रेड टूरिज्म, उसके साथ ही रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि हम जानते हैं कई ऐसी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भारत में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और हम जानते हैं कई भारतीय छात्र भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिहाज से ये विज़िट महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जब हमने देखा था पिछली बार जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का समिट हुआ था, जो एनुअल समिट होता है वर्चुअल तौर पे हुआ था, उसमें भी कई जगहों पे स्किल के बारे में चर्चा थी, माइग्रेशन मोबिलिटी के बारे में चर्चा थी, एजुकेशन के बारे में चर्चा थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के रिकॉग्निशन की चर्चा थी। तो इन सभी चर्चाओं में कितनी प्रगति हुई है अब तक, दूसरे समिट तक, पिछले समिट से अब तक, और आगे क्या करने की आवश्यकता है, इस पर खास तौर पर चर्चा होगी। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ जाकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अहम है, स्टूडेंट्स के लिए अहम है, वहाँ के डायस्पोरा के लिए भी अहम हो सकता है, क्योंकि कई जगह पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो बायलैटरल जो ये होने वाला है और जो ये विजिट है 4 दिवसीय विजिट, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हमने एक चीज़ देखी है मेघना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खेल भावना को प्रोत्साहन देने का काम करते रहे हैं। आज भी जो जेस्चर देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का भी, कि वो खेल शुरू होने से पहले जिस तरह से जाके वो खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार करता है खिलाड़ियों में। ये दिखाता है कि देखिए हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे हर फैसले में हमारे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हमें प्रोत्साहन देते रहेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से जो लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पोर्ट्स को, ना केवल अगर हम क्रिकेट की बात करें पर बल्कि अन्य स्पोर्ट्स को भी जिस तरीके से प्रमोट करते हैं, और हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा दीवानगी है। तो ये जब आपने जिस तरीके से शैला आपने सही कहा कि सेतु का काम करता है, स्पोर्ट्स सेतु का काम करता है, बॉन्ड्स को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करता है। वो एक बेशक स्पोर्ट्स एक ऐसी
चीज़ है। और जब दो लीडर्स ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं या ऐसे किसी ओकेजन पे मिलते हैं तो अगर हम देखें तो जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं, लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और बेशक स्पोर्ट्स पर्सन्स को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही अहम मौका रहा है और आज का खास तौर पर, और वो भी एक आइकॉनिक जगह पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, जो खुद ही एक हिस्टोरिकल जगह है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह कह सकते हैं, चूँकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कल होली के सेलिब्रेशन के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती के 75 साल बहुत खास रहे हैं और ये जो दोस्ती है ये और भी प्रगाढ़ हो, इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जो टॉस जिस खास सिक्के से किया गया, वो सिक्का अपने आप में बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि जो दोनों देशों के क्रिकेट से जुड़ी यादों के जो 75 वर्ष रहे हैं, इस सिक्के पर उन 75 वर्षों की दास्तान एक तरह से बयान की गई है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से, और हमने ये भी देखा कि जो वॉल ऑफ फेम है उसमें भी उन 75 वर्षों को बहुत बेहतरीन तरीके से एनकैप्सुलेट किया गया है। अगर हम देखें उसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं उसमें, और उसकी और ज़्यादा तस्वीरें भी धीरे धीरे आपके सामने आएंगी जिसमें आप देख सकेंगे कई इम्पॉर्टेंट विकेट्स हों, कई इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें इनिंग्स की बात करें या किसी जो क्रिकेटर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट इनिंग्स वगैरह, ये सभी चीज़ों को उस पर भी दर्शाया गया है। तो सेलिब्रेशन है 75 साल जो फ्रेंडशिप के हैं थ्रू द गेम, लेकिन उसके साथ ही ये आगे भी भविष्य में भी किस तरीके का बॉन्ड, बिकॉज जब बात होती है और भविष्य में और ज़्यादा बॉन्ड्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, देखिए जो पार्टनरशिप है जो हमारी और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर पे एलिवेट कर दी गई। तो ये एक किस तरीके से और इस रिश्ते को और ज़्यादा एलिवेट किया जाए, ये बहुत अहम होगा। और यहाँ पर से अगर हम देखें तो मुंबई जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे जहाँ पर एक सेरेमोनियल वेलकम होगा, और जो डेलीगेशन है बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी आया है, तो उसके लिहाज से भी मीटिंग्स और होने वाली हैं। तो 4 दिवसीय जो यात्रा है उसमें बेशक कुछ फ्रूटफुल और ज़्यादा फ्रूटफुल भी निकल कर आएगा। बिल्कुल, बहुत उम्मीद यही की जाएगी कि बहुत फ्रूटफुल निकल कर आएगा और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ और रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर के दौरे पर रहेंगी। एक दिन की यात्रा पर राष्ट्रपति श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल जाएंगी। जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी वो अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले की बात की जाए तो इस घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता अब आज के बजाय 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। दरअसल कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था, जिस पर उन्हें ये राहत दी गई है। भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS की नेता कविता कल देर शाम का नई दिल्ली पहुंच गई थी और
दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में पूछताछ के लिए 9 मार्च को दिल्ली में एजेंसी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा था। हालांकि कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और समय मांगा। ईडी ने उन्हें 2 दिनों का और समय दे दिया है। और नीरज सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद जाहिर था कि कविता की मुश्किलें बढ़ना तय था, क्योंकि अरुण पिल्लई ने कहीं ना कहीं इस घोटाले में शामिल लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें उन्होंने के कविता के भी बात कही है। क्या कुछ है पूरी अपडेट, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल शैला, अरुण पिल्लई की जब गिरफ्तारी हुई तो आपको बता दें, अरुण पिल्लई वो शख्स था जो शराब इस घोटाले में जो साउथ लॉबी काम कर रही थी, उस लॉबी को हेड कर रहा था। उस लॉबी के पीछे के कविता और दूसरे जो पॉलिटिशियन और जो कारोबारी थे वो इसमें शामिल थे। इससे पहले जब ईडी ने समीर मेहंद्रू, जो इंडो स्पिरिट के मालिक हैं, जिनको गिरफ्तार किया था इस शराब घोटाले के मामले में, तो समीर मेहंद्रू और के कविता की बातचीत भी हुई थी इस पार्टनरशिप को लेकर। और पहले समीर मेहंद्रू इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने समीर मेहंद्रू से बात करी थी, जो अरविंद केजरीवाल के जो सलाहकार थे, एक तरह से कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन हेड थे, विजय नायर, उन्होंने ये बातचीत कराई थी समीर मेहंद्रू और अरविंद केजरीवाल की। उसके बाद समीर मेहंद्रू तैयार हुआ था और के कविता और जो दूसरी साउथ की जो लॉबी थी उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी थी। अब ये भी निकलकर सामने आया था कि जो साउथ की लॉबी थी, उन्होंने एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आम आदमी पार्टी को प्रोवाइड कराई थी। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं तक वो रकम पहुंची थी। उस रकम का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के इलेक्शन में भी किया गया था। इस बात की जो जानकारी है, ईडी ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें भी स्पष्ट किया है। 11 लोग अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। चूंकि ये कविता साउथ लॉबी की कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और अरुण पिल्लई से उनके नजदीकी संबंध है। इस लिहाज से ईडी के पास जो तमाम नए तथ्य आए, उसके बाद ईडी ने के कविता को सम्मन किया और उनसे कहा था कि वो पूछताछ में शामिल हो। कि कविता कल दिल्ली पहुंच भी गई है और 11 तारीख को उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ जरूरी काम है और उसके बाद मुझे 1 या 2 दिन के बाद तारीख दे दी जाए। तो 11 मार्च को अब के कविता से पूछताछ होगी और आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है, पूछताछ से पहले के कविता 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। अब देखना यह है कि जो प्रवर्तन निदेशालय है उनसे जिन सवालों के जवाब मांगेगा, क्या के कविता उन सवालों के जवाब दे पाएंगी, क्योंकि जो सीबीआई और ईडी जो इस मामले में जांच कर रही है, ईडी के पास पुख्ता सबूत है जो मनी ट्रेल को लेकर के। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो के कविता, अब इन पर देखिए इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं और अभी वो छूट मांगती हैं, लेकिन आज वो पीसी करने की बात कह रही हैं, तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे एक राजनीतिक रंग देना चाहती हैं? देखिए, बिल्कुल ये दिखता तो यही है कि ईडी के सवालों के जवाब देने से पहले ही आप तमाम तरह के जो आरोप हैं वो जांच एजेंसियों के ऊपर लगा दें, क्योंकि केवल के कविता ही नहीं, आप अगर इससे पहले देखें कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, तब मनीष सिसोदिया ने भी बार बार मीडिया के सामने आकर ये कहा गया कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम जिन लोगों को गिरफ्तार किया, और इसके साथ साथ ही अगर हम शराब नीति घोटाले की बात करें जिनमें 11 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उन सभी ने ये कहा कि उनका कोई रोल नहीं है, जबकि जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। मनी ट्रेल किस तरीके से पहुंचाया गया, किस तरीके से पहुंचा, इस बात की पूरी जानकारी है। और इसके अलावा किस तरीके से इस शराब घोटाले में इन प्राइवेट प्लेयरों ने अपना खेल किया, क्योंकि इससे पहले एक स्ट्रिंग भी आया था शैला, और जिसमें एक शराब कारोबारी के पिता ये कहते हुए पाए गए थे उस स्ट्रिंग में कि आप एक मुश्त रकम अगर किसी नेता के पास पहुंचा देंगे जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा होगा, तो आपको शराब के ठेके मिल जाएंगे, आपको ये खोलने की अनुमति मिल जाएगी कि आप कहां शराब के ठेके खोल सकते हैं, क्योंकि कई सारे शराब के ठेके। बिल्कुल नीरज, और ये तमाम एविडेंस हैं जो ये सवाल खड़े करते हैं कि जिस आप राजनीतिक शुचिता की, पारदर्शिता की बात करते थे, वो आखिर क्या हुआ, वो वादा, वो इरादा क्या हुआ। लेकिन आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम इनपुट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर जाएगा। ये दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगा। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और निर्वाचन उपायुक्त इस दल का हिस्सा होंगे। पूर्ण आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक करेगा। वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सुझाव मांगेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारी समावेशी लोकतंत्र के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में शामिल होंगे। विभिन्न देशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस गोष्ठी का हिस्सा बनेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य यात्रा के दूसरे दिन चुनाव पूर्व प्रबंध के बारे में 34 जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसी दिन बाद में वो चुनाव के महत्व के बारे में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, मतदाता जागरूकता अभियान तथा हैकाथॉन का शुभारंभ करेंगे और भारतीय विज्ञान संस्थान में LED मीडिया वाहन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आयोग का दल इसी स्थान पर चुनाव दूतों, विद्यार्थियों, दिव्यांग मतदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों और जाने माने लोगों के साथ विशेष बातचीत करेगा। पूर्ण निर्वाचन आयोग अपने दौरे के अंतिम दिन मीडिया को भी संबोधित करेगा। निर्वाचन आयोग आज वर्चुअली समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, कोस्टा रिका और क्रोएशिया, डेनमार्क, डोमिनिका, जॉर्जिया, गुयाना, केन्या, मॉरिशस सहित 25 देशों से 46 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इंडोनेशिया में जनरल इलेक्शन नेटवर्क फॉर डिसेबिलिटी एक्सेस और नेपाल में एसोसिएशन ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोहोट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले साल 31 अक्टूबर को 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की महिला, शांति और सुरक्षा पर चर्चा के दौरान केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया बयान निराधार और राजनीति से प्रेरित है। कंबोज ने कहा कि इस प्रकार के नापाक और दुष्प्रचार का जवाब देना उचित नहीं होगा। हमें सदैव सकारात्मक और दूरदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में की जा रही बहस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे महिलाओं, शांति और सुरक्षा के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सामूहिक प्रयास पर बल मिलेगा। भारत इस विषय का सम्मान करता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को मां का दर्जा प्रदान किया गया है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में उन्हें समान अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं का विकास ही राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
और कर्नाटक चुनाव की बात करें तो कर्नाटक में चुनाव का माहौल गरमाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने जनाधार को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बेंगलुरु में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद भाजपा अध्यक्ष एक रोड शो करेंगे। बेंगलुरु के आर पुरम मैदान में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से सलाह के बिना नेफ्यू रियो सरकार को समर्थन पत्र सौंपने पर प्रदेश इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पार्टी को पता चला है कि जेडीयू नागालैंड इकाई के अध्यक्ष ने केंद्रीय नेतृत्व से सलाह के बिना ही मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नवगठित सरकार को समर्थन पत्र सौंप दिया था। पार्टी ने अनुशासनहीन और मनमाने आचरण के कारण नागालैंड राज्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 7 उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें ज्वेंगा सेब ने त्यो सेमिनु सीट जीती थी। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस आज साल 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। ये महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट होगा। बजट पर बात करते हुए कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बजट राज्य भर में महिलाओं और मध्यम वर्ग की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। शिंदे फडणवीस सरकार के पहले बजट में किसानों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा सकता है। फडणवीस से विदर्भ के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के राज्य के आर्थिक विकास को 11% की दर से बढ़ाना होगा। ऐसे में वित्त मंत्री फडणवीस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट में अहम घोषणाएं कर सकते हैं। और संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज इंडिया गेट से सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 84वें स्थापना दिवस यानी कि सीआरपीएफ डे पर आयोजित होने वाली परेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगी। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आज़ादी के 75वें महोत्सव में सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिनों में तय करेंगी। पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह जगदलपुर में 25 मार्च को आयोजित होगा। सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स की महिला बाइकर दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, भादरा, रायपुर और कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। ये बाइकर्स महिलाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर कई तरह के संदेश देंगे। देश की आज़ादी के 75वें साल में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के तहत सीआरपीएफ की 75 महिलाओं का दस्ता नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक की दूरी तय करेगा। सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स दस्ते की 75 सदस्य महिलाओं में इस सफर को लेकर कितना जोश है और कितना उत्साह है, इस पर हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने उनसे खास बात की है। सीआरपीएफ की 75 महिला कर्मी बाइक रैली के जरिए दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक जाएंगी। बात करते हैं मैडम, बताइए किस तरह से, कितना जोश है? बहुत जोश है, हमें बहुत खुशी भी है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, अपने आप पे गर्व है और मेरे को लगता है कि सारे देश को भी हम पे गर्व होगा कि हमने महिलाओं के लिए एक नया उदाहरण बनेंगे। चैलेंज कितना रहेगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर 1848 किलोमीटर का चैलेंज तो है, बहुत से चैलेंज आएंगे रास्ते में, पर हम उसको सबको पार कर जाएंगे। हमें इतना जोश है हमारे अंदर कि हम उन सब चीज़ों को पार करके जाएंगे। और भी कुछ महिला कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, सीआरपीएफ का और तिरंगा लेकर आगे चल रही है, कितना जोश है? सर जोश तो इतना हाई है कि हम एवरेस्ट को बुलंदियों पे बहुत ज़्यादा हाई है और उम्मीद करते हैं सारी पहुँचने तक हमारा जोश इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ता ही जाएगा। चैलेंज कितना मानते हैं, क्योंकि रास्ता इतना लंबा है और बुलेट के ऊपर होगी? सर चैलेंज है लेकिन एक्सेप्ट किया है और बिल्कुल एक्सेप्ट करके बिल्कुल सफलता की बुलंदियों तक।
की बुलंदियों पे चलेंगे, कुछ और भी हैं, बात करते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जोश के साथ हम अभी स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे अच्छे से। सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा करेंगे? नहीं सर, अभी मौका मिला है इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की महिला कर्मी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अब दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक करीब 1848 किलोमीटर का सफ़र करना है, और वो भी आप देख सकते हैं ये बुलेट के ऊपर जा रही हैं, और पूरा इनका जो हौसला है पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रमोद देई के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए आगे खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें ओडिशा के पुरी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे 40 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे दुकान के अंदर रखा माल जलकर खाक हो गया, जबकि इस आग में 100 से अधिक लोगों को बचाया गया है। पुलिस ने हादसे की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया है कि ग्रैंड रोड पर मरीचिकोट छक में लक्ष्मी मार्केट कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर कपड़ों की एक दुकान में बुधवार रात करीब 9 बजे आग लग गई। कपड़ों की दुकान होने की वजह से आग तेजी से फैली और इसने देखते ही देखते आसपास की करीब 40 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। पुलिस ने बताया कि सदियों पुराने जगन्नाथ मंदिर के करीब स्थित इस इमारत की एक मंजिल पर एक होटल भी है। महाराष्ट्र के नासिक के करीब 106 पर्यटकों को होटल से सुरक्षित बचा लिया गया है। और राजस्थान में कल मौसम ने करवट ली। जयपुर समेत राज्य के कई एक हिस्सों में कल फिर बारिश होने के साथ ओले गिरे। कई जगहों पर बादल छाए रहे। माउंट आबू में दोपहर बाद बारिश हुई और ओले गिरे। इस दौरान हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिली। 20 मिनट की तेज बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कुछ और खबरें हैं ब्रेक के उस पार। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन यूएमएल के सुभाष चंद्र नेम्बांग इस पद के लिए दौड़ में हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिनिधि सभा के 2 पूर्व स्पीकर के बीच मुकाबला है। 8 दलीय गठबंधन समर्थित उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल की ओर से सुभाष नेम्बांग को उम्मीदवार बनाया गया है। मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मतदान काठमांडू सुबह संसद भवन में 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच होगा। आयोग शाम 4 बजे से मतगणना शुरू करेगा और शाम 7 बजे परिणाम घोषित कर देगा। और इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर जमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी पुलिस कहर बनकर टूटी है। बुधवार को इमरान खान के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागने के बाद फिर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और बाद में उन पर जमकर लाठीचार्ज भी किया। लाहौर में पीटीआई की प्रस्तावित रैली से ठीक पहले सरकार ने यहां पर धारा 144 लागू कर दी थी। पीटीआई ने दावा किया कि उसके शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को पीटीआई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पुलिस ने सभी की एंट्री रोकते हुए इमरान खान के आवास के रास्ते में कंटेनर और बैरियर लगा दिए। पीटीआई का आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। दंगा पुलिस ने इज़मान पार्क में खड़ी पीटीआई कार्यकर्ताओं की कारों को भी तोड़ दिया गया। उनका आरोप यह है कि पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का विरोध करने वाले पत्रकारों के साथ भी मारपीट की। गौरतलब है कि पिछले रविवार को पुलिस मुख्य रूप से बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ताओं के प्रतिरोध के चलते इमरान खान को गिरफ्तार करने में विफल रही है।
और कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। पिछले महीने कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम जारी है। सेना इन युवाओं को सैन्य अड्डों, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में लगाती है, जबकि उसके पेशेवर सैनिक मादक पदार्थों की तस्करी में लगे गिरोहों और विद्रोही समूहों का सामना करते हैं। अधिकारियों ने इस वर्ष समान आयु वर्ग की महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। उसका कहना है कि ये सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक प्रयास है। और ब्रिटेन में प्रस्तावित अवैध प्रवासी विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगाने के लिए अवैध प्रवासी विधेयक लाने का ऐलान किया था। इस विधेयक में इंग्लिश चैनल के द्वारा ब्रिटेन में छोटी नौकाओं पर आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगाई जाएगी। ब्रिटेन की सरकार सभी छोटी नौकाओं पर रोक लगाएगी और जो लोग इंग्लिश चैनल से अवैध तरीके से ब्रिटेन में घुस रहे हैं उन्हें पकड़कर निर्वासित किया जाएगा और साथ ही साथ उनके फिर कभी ब्रिटेन आने पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की योजना है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने इस विधेयक का विरोध कर इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। UNHCR ने कहा है कि ये बिल 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का साफ उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि शरणार्थी वो हैं जो प्रताड़ना से बचने के लिए शरण मांग रहे हैं और इसके तहत उन्हें बेहद कठिन हालात के अलावा किसी शर्त पर वापस नहीं भेजा जा सकता है। और ब्रिटेन में कल देश के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी के कारण कई उड़ानें बाधित हुईं और बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहां के मौसम विभाग ने कहा कि स्कॉटिश पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान रात भर में 0 से 15.4 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया, जिससे वर्ष 2010 के बाद सबसे ठंडा मार्च का महीना दर्ज किया गया। सप्ताह के बाकी दिनों में बर्फीली उत्तर ध्रुवीय हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही और बिजली की आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि ब्रिटेन के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार तक ओले, हिमपात और न्यूनतम तापमान जारी रहने की आशंका है। बर्फ हटाने के लिए कल ब्रिस्टल हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर भी मौसम की वजह से यातायात में कुछ देरी हुई। वेल्स में भारी बर्फबारी के कारण कई स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम एजेंसी ने कहा है कि ब्रिटेन में दिसंबर की तुलना में मार्च में बर्फ पड़ने की अधिक संभावना है। उधर स्वीडन में भी भारी हिमपात से आवाजाही प्रभावित हुई है। स्कॉटहोम हवाई अड्डे पर दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गईं और बस और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी सेवा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S ने कहा है कि अंटार्कटिका में समुद्री हिमखंड लगातार दूसरे वर्ष फरवरी में अल्प क्षेत्र में सिमट गए हैं। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि 16 फरवरी को महाद्वीप के चारों ओर बर्फ से ढकी समुद्र की सतह 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक सिमट गई। C3S के एक अधिकारी ने कहा कि अंटार्कटिक समुद्री हिमखंड 45 वर्ष के उपग्रह डेटा रिकॉर्ड के अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पिछले महीने इसमें रिकॉर्ड स्तर की कमी आने की बात कही थी और इसमें आगे और कमी आने के संकेत दिए थे। इस वर्ष और 2022 में आई रिकॉर्ड गिरावट 1981 से वर्ष 2010 के औसत से लगभग 30% कम है। C3S ने यह भी कहा है कि इन समुद्री हिम स्थितियों का वैश्विक तौर पर समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी पर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट की विदेश संबंधी समिति ने भारत में राजदूत के लिए लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी के नाम पर मुहर लगा दी है। सीनेट की समिति ने 13-8 के अंतर से गारसेटी के नामांकन को मंजूरी दी। गारसेटी के पक्ष में रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग और बिल हेगर्टी ने भी मतदान किया। साथ ही साथ उनके नाम को सीनेट के पास भेज दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुलाई 2021 में
गारसेटी को भारत में राजदूत के लिए नामित किया था। विदेश संबंध समिति ने जनवरी 2022 में ही उनके नाम पर मोहर लगा दी थी, लेकिन उनका नामांकन 1 साल से अधर में लटका हुआ है। इन आरोपों के कारण कि गारसेटी को उनके पूर्व शीर्ष सलाहकारों में से एक के यौन दुराचार के बारे में पता लगा था, लेकिन उन्हें इसे रोकने के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के बजट प्रस्ताव का उद्देश्य 10 वर्षों में अमेरिकी घाटे में लगभग $3 ट्रिलियन की कटौती करना है, जो पहले से लक्षित $2 ट्रिलियन से कहीं अधिक है। आपको बता दें कि बाइडेन ने पिछले महीने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान $2 ट्रिलियन के घाटे में कमी का आंकड़ा दिया था। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बारे में ब्यौरा नहीं दिया था कि अतिरिक्त $1 ट्रिलियन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं आज के रंगों के त्योहार के दौरान प्यार, हंसी, अच्छाई और बसंत के आगमन का जश्न मनाने वालों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को होली की उनकी विशेष शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू और इजराइल के लोगों को भी पूरी और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू, होली की आपकी विशेष शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। पूरे भारत में लोग इस त्योहार को बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं। मैं आपको और इजराइल के लोगों को भी पुरीम की शुभकामनाएं देता हूं। छग समीच। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। और अब कारोबार की बात कर लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह शुरुआत तो बढ़त के साथ की, लेकिन जल्द ही निवेशकों को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स आज सुबह 119 अंकों की तेजी के साथ 60,467 पर खुला, तो वहीं निफ्टी ने भी 18 अंकों की बढ़त बनाकर 17,772 अंकों पर अपना कारोबार करना शुरू किया। और आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का आज तड़के निधन हो गया। सतीश कौशिक 66 साल के थे। 66 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। सतीश कौशिक का शव इस समय गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद आज दोपहर में उनका पार्थिव शरीर उनके मुंबई स्थित घर लाया जाएगा और फिर यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतीश कौशिक किसी से मिलने के लिए गुड़गांव में किसी के फार्म हाउस पर गए हुए थे। फार्म हाउस से लौटते समय कार में सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया और फिर उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक ने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में मासूम फिल्म से की थी और उसके बाद उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया। साल 1993 में रूप की रानी और चोरों का राजा से उन्होंने फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और करीब 1 दर्जन फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जानता हूँ मृत्यु हुई इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी भी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में नहीं लिखूंगा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा लिखना होगा। 45 साल की दोस्ती पर अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश। ओम शांति।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के निधन पर दुख जाहिर किया है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा है कि अभिनेता, निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक जी के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। भारतीय सिनेमा, रचनात्मक कार्यों और प्रदर्शनों में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके शोक संतप्त परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के गया ज़िले में एक ऐसा गांव भी है जहां पहुंचते ही आपको बुनाई करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन ये गांव IITN की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। क्या है ऐसा इस गांव में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के गया जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां पहुंचते ही आपको बुनाई करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन ये गांव IITN की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। इस गांव का नाम पटवा टोली है। यहाँ से हर साल दर्जन भर से अधिक छात्रों का सिलेक्शन IIT की परीक्षा में होता है। खास बात ये भी है कि यहाँ रहने वाले छात्रों को तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। यहाँ के स्टूडेंट्स को तैयार करने का काम वृक्ष नाम की संस्था कर रही है। इस तरह गरीब तबके के छात्र यहाँ आकर IITN बनने का सपना साकार करते हैं। यहाँ का सिस्टम देखिए कुछ इस तरह है, जैसे जो सीनियर है वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं और उसके बाद क्या होगा, जो वहाँ पर पढ़ चुके होंगे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं और ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। और जो जैसे मान लीजिए कुछ सीनियर्स को नहीं आता है जो चीज़, वो सीनियर से जाकर कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर अच्छे से बता देते हैं। विलेज ऑफ IITNs के नाम से पूरे देश में मशहूर गया के पटवा टोली ने इस बार फिर सफलता का परचम लहराया है। यहाँ के 45 बच्चे JEE मेंस में उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 38 ने एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शेष का परसेंटाइल भी 90 से ऊपर है। IIT अभी मेंस सिर्फ उसी को निकाले 98.76% आया है। तो नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। टीचर जो पढ़ाते थे हम लोग को उस नोट से ही बहुत सारा क्वेश्चन मिला था हम लोग को और उसी को बार बार रिपीट करते रहते। JEE मेंस का एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई किया हूँ। कितना परसेंट आया? 92.83% आया। यहाँ पर मैक्सिमम फोकस मैंने अपने सेल्फ स्टडी पे दिया और जो सर हमें पढ़ाते थे उसी बात पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। हमारे भैया लोग हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि अब ये करना चाहिए, हमारे सीनियर लोग, और उनके बाद हमारे टीचर्स भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। वृक्ष संस्था का लक्ष्य है कि किसी छात्र को गरीबी के कारण पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, इसलिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है ताकि उन बच्चों का सपना साकार करने में मदद की जा सके जो IITNs बनना चाहते हैं। यहाँ पे जो डिजिटल क्लास हम लोगों ने बनवाया है और लाइब्रेरी मॉडल पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और जो भी टीचर बाहर के अच्छे जो फैकल्टी होते हैं वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। फिर सीनियर जो भी यहाँ पे जो पास आउट होकर के जाते हैं वो गाइडेंस देते हैं। बाकी जो वृक्ष टीम है यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करता है कि किस तरह से मतलब बच्चे को पढ़ाई में क्या दिक्कत होती है और आखिरकार बच्चे का मेहनत ही रंग लाता है। गौरतलब है कि बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले पटवा टोली मोहल्ले में बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनाई का काम होता है। अपने पुश्तैनी धंधे से जुड़े रहने के बाद भी यहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। वर्ष 1995 से जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पटवा टोली मोहल्ले में वृक्ष विद द चेंज स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें सैकड़ों बच्चे अनवरत तैयारी में लगे रहते हैं। इससे जुड़कर यहाँ के बच्चे सफलता भी पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब फिल्म जगत की कुछ खबरें देख लेते हैं जल्दी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने मलयाली फिल्म पोरंजू मरियम जोस के रीमेक के अधिकार खरीद लिए हैं। उन्होंने हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रीमेक के लिए ये अधिकार खरीदे हैं। आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर की जल्द आ रही फिल्म गुमराह का रिलीज हो गया है टीजर, और इस फिल्म में अभिनेता आदित्य रॉय कपूर पहली बार डबल रोल में दिखेंगे। फिल्म गुमराह 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रौनित रॉय भी फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन किया है वर्धन केतकर ने।
अभिनेत्री राधिका आप्टे की OTT पर आने वाली फिल्म मिसेज अंडरकवर का पोस्टर रिलीज हो गया है। मिसेज अंडरकवर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म का निर्देशन अनुश्री मेहता कर रही हैं। इसका लेखन भी उन्होंने ही किया है। मिसेज अंडरकवर दुर्गा नाम की एक साधारण भारतीय गृहिणी की कहानी है, जिसे 10 साल बाद काम पर वापस बुलाया जाता है। हिंदी फिल्म सुई धागा 31 मार्च को चीन में रिलीज होगी। सुई धागा में मुख्य किरदार वरुण धवन और अनुष्का शर्मा ने निभाए हैं। फिल्म सुई धागा 5 साल पहले 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों का बेहद प्यार मिला था। फिल्म ने भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया था। तो इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में अभी के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।